हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बायोलॉजी में कवक जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कवक जगत। कवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गैस्पर्ड बोहिन ने किया था। कवक शब्द किसने दिया था? गैस्पर्ड बोहिन ने। कवक जगत को 5 जगत वर्गीकरण में R.H. विटकर ने जोड़ा था और कवक जगत के अध्ययन को माइकोलॉजी या माइसेटोलॉजी कहा जाता है। कवक जगत के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवक विज्ञान का जनक माइकेली को कहा जाता है, जबकि भारतीय कवक विज्ञान का जनक बटलर और आधुनिक कवक विज्ञान का जनक एंटोनी ड्यूबेरी को कहा जाता है। अब हम कवक के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन की। कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। कवक में जो खाद्य पदार्थ हैं वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। कवक में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है। कवक में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए नहीं होता है, सिर्फ डीएनए होता है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इस कारण यह स्वापोषी नहीं होते हैं। जो कवक हैं वह परपोषी हैं। कवक प्रकृति की महत्वपूर्ण अपघटक हैं। प्रकृति की महत्वपूर्ण अपघटक या डिकम्पोजर कौन है? कवक। और कवक के बाद दूसरे नंबर के अपघटक बैक्टीरिया माने जाते हैं। कवक जगत के जीव बहुकोशिकीय व यूकेरियोटिक होते हैं। जो कवक जगत के जीव हैं वह बहुकोशिकीय व यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक वह जीव हैं जिनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, और प्रोकैरियोटिक वह जीव हैं जिनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। और कवक किस प्रकार के जीव हैं? बहुकोशिकीय व यूकेरियोटिक। अब हम कवक की संरचना के बारे में जानेंगे। कवक के एक तंतु को हाइफा कहते हैं। कवक के एक तंतु को क्या कहते हैं? हाइफा। और इस चित्र में बहुत सारे हाइफा आप देख सकते हैं। कवक के तंतुओं के जाल को माइसीलियम कहा जाता है। कवक के एक तंतु को हाइफा कहते हैं और कवक के तंतुओं के जाल को माइसीलियम कहा जाता है। कवक की धागेनुमा संरचना को हाइफी कहते हैं। यह थी कवक की संरचना। अब हम कवक के तंतुओं के भाग के बारे में जानेंगे। कवक के तंतु के अनेक भाग हैं, जैसे राइजोट, स्टूलन और स्पोरेंजियोस्पोर। राइजोट तंतु का वह भाग है जो जड़ में उपस्थित होता है। कवक तंतु के जड़ वाले भाग को क्या कहते हैं? राइजोट। कवक तंतु के सतह वाले भाग को स्टूलोन कहते हैं और कवक तंतु के तने वाले भाग को स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। यह आपको याद रखना है। कवक समूह बनाकर ऊतक जैसे दिखते हैं, जिसे प्लैंक्टन काइमा कहते हैं। कवक समूह बनाकर किस प्रकार दिखते हैं? प्लैंक्टन काइमा के समान। अब हम कवक में पोषण के बारे में जानेंगे। सभी प्रकार के कवक परपोषी होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इस कारण सभी प्रकार के कवक परपोषी या हेटेरोटॉपिक प्रकार के होते हैं। परपोषी भी 3 प्रकार के हैं। एक है सिम्बायोटिक, एक है पैरासिटिक और एक है सैप्रोफाइटिक। सहजीवी कवक वह हैं जो दूसरों जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर पोषण प्राप्त करते हैं, और सहजीवी कवक का उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि लाइकेन एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। परजीवी कवक वह हैं जो दूसरों जीवों के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, और परजीवी कवक के उदाहरण हैं एस्टिलिगो और पक्सिनिया। और मृतोपजीवी कवक वह हैं जो कार्बनिक पदार्थ या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी कवक के उदाहरण हैं राइजोपस और पेनिसिलियम। अब हम कवक में जनन के बारे में देखेंगे। वह कवक जिसमें केवल अलैंगिक जनन होता है उन्हें इनपरफेक्ट फंजाई कहते हैं, और वह कवक जिनमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है उन्हें परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। कवक की जनन अंग को जेमिनटाइजिया कहते हैं। कवक के जनन अंग को क्या कहा जाता है? जेमिनटाइजिया।
कवक की मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओग्निया कहा जाता है। कवक में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है? दो केंद्रक के संयुग्मन द्वारा। कवक में लैंगिक जनन 3 प्रक्रिया से होकर गुजरता है। एक है प्लाज्मोगेमी, एक है क्रायोनमी और एक है मेसोसिस। जब दो कवकों के कोशिका द्रव्य का संयोजन होता है तो उसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। जब दो कवकों के केंद्रक का संयोजन होता है तो उसे क्रायोनमी कहते हैं। और मेसोसिस कवक के लैंगिक जनन का अंतिम भाग है। कवक में अलैंगिक जनन क्लेमाइडोस्पोर के निर्माण द्वारा होता है। कवक में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा। अब हम उत्पत्ति के आधार पर कवक को देखेंगे। मिट्टी पर उगने वाले कवक को कैरिकुलस कहते हैं। पौधों पर उगने वाले कवक को कोर्टिकुलस कहा जाता है। गोबर पर उगने वाले कवक को कोरफ्लूफ्लिप्स कहा जाता है। पत्थर पर उगने वाले कवक को सेक्सिकुलस कहते हैं। लकड़ी पर उगने वाले कवक को लिग्नोकुलस कहते हैं और नाखूनों पर उगने वाले कवक को केराटिनोफिलिट कहते हैं। मिट्टी पर उगने वाले कवक टेरिकुलस, पौधों पर उगने वाले कवक कोर्टिकुलस, गोबर पर उगने वाले कवक कोरफ्लूफ्लिप्स, पत्थर पर उगने वाले कवक सेक्सिकुलस, लकड़ी पर उगने वाले कवक लिग्नोकुलस और नाखूनों पर उगने वाले कवक केराटिनोफिलिक कहा जाता है। यह थे उत्पत्ति के आधार पर कवक। अब हम यीस्ट या खमीर के बारे में देखेंगे। यीस्ट या खमीर एक प्रकार का कवक है। यीस्ट की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। यीस्ट एक कोशिकीय कवक है। यीस्ट एकमात्र कवक है जो एक कोशिकीय है। यह आपको याद रखना है, इस कारण यह जरूरी हो जाता है। यीस्ट का उपयोग बेकिंग इंडस्ट्री और डबल रोटी बनाने में किया जाता है। यीस्ट का उपयोग बेकिंग इंडस्ट्री में डबल रोटी बनाने में किया जाता है। यीस्ट बेकिंग इंडस्ट्री में स्टार्च को शुगर में बदला जाता है और शुगर को अल्कोहल व CO2 में बदलकर बेकिंग प्रक्रिया के द्वारा डबल रोटी का निर्माण किया जाता है और इस कार्य में यीस्ट का प्रयोग करते हैं। यीस्ट सबसे सूक्ष्म कवक है। सबसे सूक्ष्म कवक कौन सा है? यीस्ट। और सबसे बड़ा कवक जाइंट पॉपुअल है। यह आपको याद रखना है। अब हम पेनिसिलिन के बारे में देखेंगे। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन। और यह पेनिसिलियम नोनिटम कवक से बनी थी। पेनिसिलियम किस कवक से बनी थी? पेनिसिलियम नोनिटम कवक से। यह 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। पेनिसिलिन का निर्माण किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। और एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक जीवाणुओं को मारने का काम करता है और उनकी वृद्धि को रोकता है। अब हम कवक के अन्य नामों को देखेंगे, जैसे म्यूकर, राइजोपस और पेनिसिलियम। इनके अन्य नाम हैं। म्यूकर को डग मोल्ड, ब्लैक मोल्ड और पिन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड, ब्लैक मोल्ड और पिन मोल्ड भी कहते हैं। और पेनिसिलियम को ब्लू मोल्ड या नीला फफूंद कहते हैं। आपको इनके अन्य नाम याद रखना है। अब हम कवक के उपयोगों के बारे में जानेंगे। एमेनिटा और बोलेटस, इनका उपयोग जहरीले कवक के रूप में होता है तथा जहर इनसे उत्पन्न होता है। एगिरस और मार्सिला, यह खाने योग्य कवक हैं। खाने योग्य कवक कौन से हैं? एगिरस और मार्सिला। न्यू रोसमूरा कवक का उपयोग आनुवांशिक प्रयोग में किया जाता है। और एलएसटीडी उत्पन्न करने वाले कवक एर्गोट कवक है। एलएसटीडी एक नशीला पदार्थ है और इसको उत्पन्न करने वाले कवक है एर्गोट कवक। अब हम कवक से होने वाले रोगों को देखेंगे। कवक से मनुष्य में खाज, दमा, दाद, गंजापन और एथलीटफुट नामक बीमारी होती है। खाज एकिरस इसके बीज नामक कवक से, दमा एस्परजिलस फ्लूमेगिटस नामक कवक से, दाद ट्राइकोफाइटिन लेस कवक से, गंजापन टीनिया कैपिटिस कवक से
और एथलीट फुट टीनिया पेडिस कवक से होती है। यह सभी आपको याद रखना है। कवक से पौधों में भी अनेक रोग होते हैं, जैसे गेहूं का ढीला स्मज रोग, क्रूसीफर्स का सफेद रस्ट रोग, गेहूं, अंगूर और मटर का पाउडरी मिल्ड्यू रोग, राई और बाजरा का अर्बुट रोग व गेहूं का काला, भूरा, पीला और लाल रक्त रोग यह कवक से होते हैं। गेहूं का ढीला स्मज रोग उस तेलुगु कवक से होता है। क्रूसीफर्स का सफेद रस्ट रोग एल बुल्गो कवक से होता है। राई और बाजरा का अर्बुट रोग क्लेबीसेप्स से होता है और गेहूं का लाल, पीला, भूरा व लाल रस्ट रोग पक्सिनिया कवक से होता है। कवक से गेहूं का टिंडू रोग, परांकुरों का डेबिट रोग, आलू का मस्का रोग, आलू का अंगमारी रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का लाल अक्षय रोग होता है। इसके अलावा धान का प्रध्वंसक रोग, धान का भूरी अर्जी चिट्टी रोग, सरसों का सफेद रस्ट रोग और आलू का पछेला अंगमारी रोग यह कवक से होते हैं। अब हम कवक के बारे में कुछ अन्य तथ्यों को जान लेते हैं। कवक शब्द का अर्थ मशरूम होता है। कवक शब्द का अर्थ सामान्यतः क्या होता है? मशरूम, लेकिन सारे ही कवक मशरूम नहीं कहे जाते हैं। पादप जगत का ड्रोसोफिला न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है। पादप जगत का ड्रोसोफिला किस कवक को कहा जाता है? न्यूरोस्पोरा कवक को। कवक के ड्यूरोमाइसिटिस समूह को अपूर्ण कवक या इनपरफेक्ट फंजाई कहते हैं। कवक के ड्यूरोमाइसिटिस समूह के सदस्यों में केवल अलैंगिक जनन होता है। इस कारण इस समूह के कवक को अपूर्ण कवक कहा जाता है। कवक व उच्च पादपों के बीच सहजीवी संबंध को माइक्रोहाइजी कहते हैं। कवक और उच्च पादपों के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? माइक्रोहाइजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।